हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर बायोटेक। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन स्टेप स्टडी किया था। अब हम एलोंगेशन कैसे होता है वो देखेंगे। ओके, हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन स्टेप है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स यूज़ होती है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, और एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इनिशिएशन का जो स्टेप है यहाँ पे, इनिशिएशन हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट से होगा डीएनए रेप्लिकेशन में, जहाँ जिसको हम ओरिजिन रीजन बोलते हैं। और ओरिजिन रीजन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात यूकैरियोटिक्स की बात करें तो यहाँ पे ओरिजिन रीजन को ARS बोला जाता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। अब ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस का जो साइज़ है वो 100 बेस पेयर का होता है। अगर हम इसको इलेबोरेट करें, इट इज़ ऑफ 100 बेस पेयर इन साइज। ओके, 100 बेस पेयर which consist of 3 elements, A element, B1 element and B2 element। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा ARS रीजन इनिशिएटर जहाँ से इनिशिएशन होना है उससे ORC एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। वो प्रोटीन इससे आके बाइंड करती है इस रीजन से, और इस रीजन से मेल्टिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 2 टाइप की प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है इनिशिएशन में। एक है रेप्लिकेटर सिलेक्शन जो G1 फेज़ में होगा, और ओरिजिन एक्टिवेशन जो S फेज़ में होगा। ठीक है, तो हम एक फाइनल इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। हमारे कौन कौन से प्रोटीन्स यहाँ पे आके बाइंड करते हैं वो प्रोटीन्स हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स आएगा। ORC, फर्स्ट ऑफ ऑल ORC कम्स एंड बाइंड, पहला है ORC जो आके बाइंड करेगा। उसके बाद 2 प्रोटीन्स हैं CDC6 एंड CDT1। ये 2 हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन है जो आके बाइंड करेंगी। हेलिकेज लोडिंग या हेलिकेज लोडर इनको हम बोलेंगे, हेलिकेज को लोड करने वाली प्रोटीन्स। इनिशिएटर प्रोटीन, फिर हमारा आएगा MCM कॉम्प्लेक्स, MCM 227 कॉम्प्लेक्स जो हमारा हेलिकेज है। हेलिकेज जो एंजाइम है वो है ये। इन चारों की बाइंडिंग के बाद हमारे पास आएगा DNA पॉल, डेल्टा और एप्सिलॉन। DNA पॉल, डेल्टा और एप्सिलॉन आके इसके बाद यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ये इन सब की बाइंडिंग जो हो रही है वो सब G1 फेज़ में हो रही है। G1 फेज़ में इन सब की बाइंडिंग होने के बाद एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और वो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फिर मूव कर रहा है S फेज़ में, और S फेज़ में जाके CDK एंड DDK 2 टाइप्स ऑफ काइनेजेस कम्स एंड बाइंड्स टू this pre-replicative complex and causes phosphorylation of MCM 27 complex। काइनेजेस एंजाइम्स का काम क्या है? फॉस्फोराइलेशन करना अपने टारगेट का। तो इनका जो टारगेट है वो हमारा ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है, और उसका जो MCM 27 कॉम्प्लेक्स जो हेलिकेज लाइक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है उसका ये फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद फिर हमारे DNA पॉल, डेल्टा और एप्सिलॉन आके बाइंड होंगे, और फिर हमारे DNA पॉल डेल्टा बाइंड होने के बाद हमारा बाइंड होगा DNA पॉल अल्फा प्राइमेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पे ऐड होंगी, उसके बाद इसका ये इलोंगेशन स्टेप में मूव करेगा पूरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये MCM कॉम्प्लेक्स तो हमारा हेलिकेज लाइक प्रोटीन है जो यहाँ पे बाइंड होगा। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये मूव करता जाएगा
जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे हमारे डीएनए स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग होती रहेगी, ठीक है। और बाकी ये सब प्रोटीन्स भी यहाँ पे लगी है, ORC, CDC6, CDT1, ये हमने सब देख लिया है। अब हमारे ये है डीएनए पॉल डेल्टा, ये है डीएनए पॉल एप्सिलॉन, ठीक है। डीएनए पॉल एप्सिलॉन, डीएनए पॉल एप्सिलॉन क्या कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस, और डीएनए पॉल डेल्टा हमारा करेगा लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस, ठीक है। अब इनकी बाइंडिंग के बाद फिर आएगा हमारा एक डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज। अल्फा प्राइमेज का फंक्शन है प्राइमर अटैच कराना, प्राइमर्स की सिंथेसिस करके यहाँ पे प्राइमर्स को ऐड कराना, और जब प्राइमर्स ये ऐड करा देता है डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज, तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स तक उसको इलोंगेट भी करता है, उस प्राइमर सीक्वेंसेस को इलोंगेट भी करेगा, लेकिन ड्यू टू लो प्रोसेसिविटी ये क्या करता है, यहाँ से स्विच ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसकी जो प्रोसेसिविटी है, डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज की प्रोसेसिविटी लो है। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है, जो एंजाइम जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स पर टाइम में ऐड करेगा वो उतना ज़्यादा प्रोसेसिव होगा, उसकी प्रोसेसिविटी हाई होगी। तो हमारा जो डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज है वो प्राइमर सीक्वेंसेस को सिर्फ 2 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स तक आगे एक्सटेंड करता है, और उसके बाद ये यहाँ से एस्केप आउट हो जाता है, और ये अपना फंक्शन या अपना जो भी जितनी इसने सिंथेसिस करी है प्राइमर टेम्पलेट स्ट्रैंड को हैंड आउट किसके हैंड ओवर कर देता है, डीएनए पॉल डेल्टा एंड डीएनए पॉल एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज एस्केप होके बाहर निकल के अपना फंक्शन हैंड ओवर करता है डीएनए पॉल डेल्टा को और डीएनए पॉल एप्सिलॉन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। पॉलीमरेज यहाँ से स्विच कर जा रहा है, और उसका फंक्शन आगे कौन प्रोसीड कर रहा है, डीएनए पॉल डेल्टा एंड डीएनए पॉल एप्सिलॉन। डीएनए पॉल एप्सिलॉन फॉर लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड डीएनए पॉल डेल्टा फॉर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अब ये अपना सिंथेसिस करते रहेंगे, ठीक है। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस है, यहाँ पे तो एक ही डीएनए पॉलीमरेज आपका एक ही प्राइमर्स को स्ट्रेच करता चला जाएगा, ठीक है, अप टू द टर्मिनल रीजन, टर्मिनल एंड्स तक एक ही प्राइमर के स्ट्रेच को वो एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा। लेकिन डीएनए पॉल एप्सिलॉन को क्या करना है, उसको जहाँ तक यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक उसको सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन मिला, उसने यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये MCM कॉम्प्लेक्स आगे मूव किया, यहाँ से और अनवाइंडिंग हुई, तो अब यहाँ पे इसको जो अनवाइंडेड रीजन सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन मिला है, डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज वहाँ पे जाके फिर प्राइमर्स को ऐड करेंगे, और एप्सिलॉन फिर अपने बैक साइड से जाके फिर एक्सटेंशन करके लेके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी सिंथेसिस होती है लैगिंग स्ट्रैंड की, वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि रेप्लिकेशन फोक के अगेंस्ट यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को मूव करना है। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक जा रहा है, बट इसको जाना है अपोजिट। रेप्लिकेशन फोक यहाँ को मूव कर रहा है, इसको यहाँ को जाना है। इसको जितना सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन मिलेगा उतना सिंथेसाइज करेगा, डिटैच हो जाएगा। फिर जहाँ से उसको सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन मिलेगा, पॉल अल्फा प्राइमेज दोबारा से प्राइमर्स की सिंथेसिस करेंगे, ये उसको फिर स्ट्रेच करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती जाती है, और जो फ्रैगमेंट्स हमको मिलते हैं वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हम उनको बोलते हैं। सेम है जैसा हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ये इलोंगेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि डीएनए के टर्मिनल एंड्स तक आप नहीं पहुंच जाएं। टर्मिनल एंड्स पे जाके फिर क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो टर्मिनेशन है वहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के केस में, जब दोनों रेप्लिकेशन फोक मीट करते एक जगह पे, वहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों एंड्स तक, दोनों टर्मिनल एंड्स तक रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। और फिर जब लास्ट में प्राइमर आए, रिमूवल का जो वर्क है,
लास्ट में जब हमारे प्राइमर्स को रिमूव करना होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉल 1 प्राइमर रिमूवल का वर्क फंक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमर रिमूवल का काम है वो है आरएनएज एच का। आरएनएज एच एक एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइमर। अब देखिए वो आरएनएज एच क्या करता है। अब हम इसको एक सिंगल स्ट्रैंड बना के देख लेते हैं। तो ये हमारे प्राइमर सीक्वेंसेस हैं, ओके, ये प्राइमर सीक्वेंसेस हैं और ये हम इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा टेम्पलेट ये है, ये इसके प्राइमर सीक्वेंस, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे प्राइमर सीक्वेंस है जो दोनों एंड्स पे ऐड हुए हैं। और इसके केस में यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर सीक्वेंसेस होंगे क्योंकि ये ओकाजाकी, ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइमर सीक्वेंसेस मिलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में, ठीक है। लीडिंग में एक ही प्राइमर है और उसी ने ही आपका टर्मिनल एंड्स तक उसको सिंथेसाइज किया है, चेन को एलोंगेट किया है। अब हमारा काम है प्राइमर्स को रिमूव करना, क्योंकि ये प्राइमर क्या है, प्राइमर्स आर आरएनए सीक्वेंसेस। जो प्राइमर सीक्वेंस है वो आरएनए सीक्वेंस है। तो अगर ये प्राइमर एज इट इज़ रहेंगे तो हमारा ये क्या रहेगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको रिमूव करना है, प्राइमर सीक्वेंसेस को यहाँ से हमको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में एक एंजाइम यूज़ होता है आरएनएज एच। RNase H enzyme is used to remove primer sequences, ठीक है। अब ये RNase H भी क्या करता है, यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। RNase H, एक RNase H है, एक है फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज। फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज FEN1 भी इसको बोलते हैं, FEN1 फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज। ये दो चीज़ें यहाँ पे प्राइमर्स को रिमूव करने में यूज़ होती है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। आरएनएज एच क्या करता है, आरएनएज एच सिर्फ आरएनए जो आरएनटीपीज हैं उनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। आरएनटीपीज के बीच के, आरएनए डीएनए हाइब्रिड के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो देखिए ये जो आरएनए सीक्वेंस है यहाँ पे सपोज ये 5 RNTPs से बना है, 1 2 3 4 5, ये 5 RNTPs हैं। पांचों RNTP यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये RNTPs यहाँ तक, ये 4 RNTPs तक तो ये कट कर देगा क्योंकि यहाँ पे RNTPs के बीच में ही बॉन्ड है। अब जो ये 5वां RNTP है, ये जो इस DNTP से ऐड है, पहला जो यहाँ पे DNTP है, 5th RNTP और 6th या फर्स्ट DNTP, ये फर्स्ट DNTP है, इसके बीच का जो बॉन्ड है इसको RNase H ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। RNase H क्या कर रहा है, सिर्फ RNTPs के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। जहाँ पे RNA DNA हाइब्रिड उसको मिल जाता है वो उसके आगे कट नहीं लगा सकता है। तो ये यहाँ तक तो कर दिया इसने RNase H ने, इससे पहले RNTPs थे वो कट कर दिए। अब जो ये लास्ट वाला बॉन्ड बचा है, जो लास्ट वाला RNTP बचा है, इसको भी तो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो अगर एक भी RNTP यहाँ पर रहेगा तो RNA DNA हाइब्रिड ही होगा वो, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज यूज़ होता है जिसको हम FEN1 बोल रहे हैं, इस लास्ट वाले को, ठीक है। तो जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा फिर FEN1 की हेल्प से ये रिमूव हो जाएगा। तो अब आपका क्या बचेगा, सिर्फ DNA, आपका डॉटर स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, सेम RNase H RNA हाइब्रिड, RNA प्राइमर्स को रिमूव करेगा और जो लास्ट का DNA RNA हाइब्रिड होगा उसको फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के थ्रू रिमूव कर देगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में जो प्रोसेस होती है, प्रोकैरियोट्स में तो क्या था कि DNA पॉलीमरेज 1 जो प्राइमर को रिमूव कर रहा था वो उनकी फिलिंग भी कर रहा था,
जो गैप जनरेट हो जा रहे थे प्राइमर्स रिमूवल के बाद, उसको फिल भी कर रहा था, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 की 2 टाइप की एक्टिविटीज़ थी। एक उसकी प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी थी, दूसरी उसकी गैप फिलिंग की एक्टिविटी थी, ठीक है। उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी उसमें प्रेजेंट थी। इसकी वजह से वो फिर इसको सिंथेसाइज कर लेता था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज के थ्रू इसको सिंथेसाइज कर लेता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आरएनएज H ने कट लगा दिया और FEN1 ने भी काट दिया, तो आपके पास क्या बच जाता है लास्ट में, जो 3 प्राइम एंड है हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड का, वो अनरेप्लिकेटेड रह जाता है। 3 प्राइम एंड अनरेप्लिकेटेड रह जाता है। तो अगर ये ऐसा ही होता रहता, ये प्रोसेस एज इट इज़ ही आगे चलती जाती, तो क्या होता, देखिए हर जनरेशन में या हर एक साइकिल के बाद क्या होता रहता, हमारे डीएनए स्ट्रैंड की शॉर्टनिंग होती जाती, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड्स शॉर्ट होते जाते और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरेशन टू जनरेशन उनका ट्रांसफ़र क्या हो जाता, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पहुंच ही नहीं पाती। इस तरीके से अब ये जो इतना सीक्वेंस, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो सीक्वेंस जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ट्रेट के लिए कोड करते होंगे, वो ट्रेट तो अब एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम को एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। रेप्लिकेशन के एंड में जो रिमूवल ऑफ प्राइमर के बाद प्रॉब्लम जनरेट होती है, दैट प्रॉब्लम इज 3 प्राइम एंड का रेप्लिकेशन, इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन ऑफ 3 प्राइम एंड। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, टीलोमरेज एंजाइम, ठीक है। इस प्रॉब्लम को क्या कहा जा रहा है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, वेयर 3 प्राइम एंड इज इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड। 3 प्राइम एंड यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा ही चलता जाएगा तो टाइम टू टाइम सीक्वेंसेस शॉर्ट होते जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट जो भी है वो आपके एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फिर टीलोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या है, टर्मिनेशन हो गया इसका। यहाँ पे आपके नॉर्मली यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज टर्मिनल एंड्स तक जाके रेप्लिकेट करता है और टर्मिनल एंड्स पे जब फिनिश हो जाता है और जब प्राइमर्स का रिमूवल होता है, तो प्राइमर्स को रिमूव करने के बाद वो गैप जो जनरेट हो जाता है, उस गैप को ही एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोला जाता है। और उस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम आता है, ठीक है। तो प्राइमर का रिमूवल किसकी वजह से हो रहा है, 2 एंजाइम्स आर देयर, आरएनएज H एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस और FEN1। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस को FEN1 भी बोला जाता है, जो क्या करता है, लास्ट आरएनए और लास्ट आरएनए सीक्वेंस ऑफ प्राइमर और फर्स्ट DNTP सीक्वेंस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड का जो पहला DNTP है, उनके बीच की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। और आरएनएज H क्या कर रहा है, प्राइमर सीक्वेंसेस में जहाँ पे जितनी दूर तक RNTPs लगे हुए हैं उनको कट कर देगा, बस लास्ट वाले को छोड़ देगा, ठीक है। तो अब इस एंड रेप्लिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एंजाइम जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ टीलोमरेज एंजाइम। अब टीलोमरेज एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम टीलोमरेज क्यों है, क्योंकि जो टर्मिनल एंड्स हैं हम उनको टीलोमेयर्स बोलते हैं, तो उन्हीं की वजह से उसका नाम टीलोमरेज पड़ा है। अब वो जो टीलोमरेज एंजाइम है, ये है सपोज 3 प्राइम एंड, और ये था उसका पेरेंटल स्ट्रैंड, ये है, ठीक है। इसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड कह रहे हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड। और ये है आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। अब पेरेंटल स्ट्रैंड का इतना पार्ट अनरेप्लिकेटेड रह गया है, और ये पार्ट अगर ऐसे ही अब जब ये नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो ये जो डॉटर स्ट्रैंड बनी है, ये डॉटर स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज होगी फॉर फर्दर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में। तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए इतना पार्ट तो गया, फिर इसका भी इतना पार्ट
ये जब डॉटर स्ट्रैंड की पेरेंट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगी, इसकी डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी, यहाँ से प्राइमर्स का रिमूवल होगा, तो इतने सीक्वेंस इसके रिमूव हो जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रैंड में। फिर ये जब डॉटर पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह, इसका डॉटर स्ट्रैंड बनेगा और उसके प्राइमर रिमूव होंगे, तो इतना फिर इसका गायब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, डीएनए की शॉर्टनिंग होती चली जाएगी, जीनोम की शॉर्टनिंग होती चली जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम यूज़ होता है। टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, वो उसको प्राइमर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको टेम्पलेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स है जो टेम्पलेट की तरह भी एक्ट करता है और पॉलीमरेज एक्टिविटी भी अपनी करता है। ठीक है, तो जो हमारे टीलोमेरिक सीक्वेंसेस होते हैं टीलोमेयर्स पे, अगर ह्यूमन डीएनए की बात करें तो ह्यूमन डीएनए में जो टीलोमेरिक सीक्वेंसेस हैं वो ये होते हैं TTA GGG। इनकी रिपीट्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन डीएनए में टीलोमेयर्स पे जो रिपीट प्रेजेंट है वो ये है TTA GGG। ये लर्न करने वाली चीज़ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टीलोमेरिक रीजन होता है वो TG रिच होता है। ठीक है, TG रिच, और अगर उसका सीक्वेंस को पूरा देखा जाए तो TTA GGG। इसकी बहुत सारी रिपीट्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, हेड टू टेल रिपीट, हेड टू टेल मीन्स यही, जैसे TTA GGG है फिर TTA GGG आता। अगर इन्वर्टेड रिपीट होता है तो इन्वर्टेड रिपीट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जैसे TTA GGG है तो ये वापस GGG ATT ऐसे करके लगता इन्वर्ट होके, बट ये इन्वर्ट रिपीट नहीं है, हेड टू टेल रिपीट है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है TG रिच। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अब इन्हीं टीलोमेरिक सीक्वेंसेस के बेसिस पे यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम बाइंड होता है और फिर वो क्या करता है, यहाँ पे बाइंड होगा। ये जो TG रिच सीक्वेंस है यहाँ पे वो बाइंड होता है टीलोमरेज एंजाइम, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है। इन सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री इसमें सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो इस स्ट्रैंड को, पेरेंटल स्ट्रैंड का एक्सटेंशन करता है। ठीक है, वो जो नई डॉटर स्ट्रैंड बन रही है उसका एक्सटेंशन नहीं कर रहा है, वो पेरेंटल स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड का एक्सटेंशन कर रहा है। तो ये सीक्वेंस तो इसके ओरिजिनल यहाँ पर जो डीएनए था हमारे उसके सीक्वेंस है। अब जो ये एक्सटेंशन हुआ वो एक्सटेंशन किसके बेसिस पे हो रहा है, टीलोमेयर पे जो सीक्वेंस थे उसके बेसिस पे, टीलोमरेज पे जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर देगा इसको। अब इसने एक्सटेंशन कर दिया यहाँ तक एक्सटेंशन कर दिया। ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल था वो ये था, टीलोमरेज ने इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया, फिर वापस क्या होगा, डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज आएंगे, यहाँ पे प्राइमर्स को अटैच कराएंगे, फिर डीएनए पॉल डेल्टा एप्सिलॉन आके स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देंगे, कंटिन्यूस करके उसको सिंथेसाइज कर देंगे। तो इसकी वजह से देखिए क्या हुआ, जो हमारा ये वाला एंड अनरेप्लिकेटेड रह गया था उसका भी रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्राइमर रिमूव होगा, फिर प्राइमर रिमूव होने के बाद भी जो 3 प्राइम एंड होता है पेरेंटल डीएनए का वो अनरेप्लिकेटेड रह रहा है, लेकिन वो कौन सा था, हमारा टीलोमरेज ने जो एक्सटेंड किया था। हमको जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी, वो हमारी फुलफिल हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी स्टिल देयर इज ओवरहैंगिंग 3 प्राइम एंड रीजन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करी टीलोमरेज ने। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम का मतलब जो हमारा ये एंड था पेरेंटल स्ट्रैंड का, ये अनरेप्लिकेटेड यहाँ पे रह गया था इतना पार्ट, उसको हमने सॉल्व कर दिया टीलोमरेज एंजाइम की हेल्प से। लेकिन जब फिर इसके प्राइमर रिमूव हुए तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड का ये पार्ट फिर भी रह गया अनरेप्लिकेटेड। इस पार्ट को बोलते 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन, 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन स्टिल प्रेजेंट आफ्टर सॉल्विंग एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब वो ओवरहैंगिंग रीजन किसकी वजह से जनरेट हो जा रहा है, वो टीलोमरेज के एक्सटेंशन की वजह से।
ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इस तरीके से डीएनए यूकैरियोट्स में डीएनए के रेप्लिकेशन का एंड हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले इनिशिएशन में आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आई, वो बाइंड हुई, उन्होंने एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जो कहाँ बना, G1 फेज़ में। फिर G1 फेज़ से वो एंटर हुआ S फेज़ में। S फेज़ में आने के बाद ओरिजिन एक्टिवेशन हुआ। ओरिजिन एक्टिवेशन मीन्स मेल्टिंग स्टार्ट हुई डीएनए की। मेल्टिंग स्टार्ट होने के बाद डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज आए, उन्होंने प्राइमर सेट करे, और डीएनए पॉल डेल्टा ने लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करी कंटिन्यूसली, और डीएनए पॉल एप्सिलॉन ने लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस की डिसकंटिन्यूसली। डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होने की वजह से फ्रैगमेंट्स मिले जिनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और फिर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटेड टिल द टर्मिनल एंड्स, हमारे डीएनए पॉलीमरेज वहाँ से डिटैच हो गए, और जो प्राइमर्स का रिमूवल हुआ, लास्ट में प्राइमर्स को रिमूव किया आरएनएज H ने और FEN1 ने, आरएनएज H टुगेदर विद FEN1। ठीक है, ये सब होने के बाद हमारे पास 3 प्राइम एंड, पेरेंटल 3 प्राइम एंड अनरेप्लिकेटेड रहा, जिसको एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोला। उस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम यूज़ हुआ। टीलोमरेज एंजाइम ने उस पेरेंटल अनरेप्लिकेटेड एंड को स्ट्रेच किया, उसको स्ट्रेच किया, और फिर वापस से डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज आके उसको, जैसा होता है इलॉन्गेशन का स्टेप, वो इलॉन्गेशन प्रोसेस उन्होंने फॉलो करी, जिसकी वजह से जो हमारा अनरेप्लिकेटेड रीजन रह गया था वो रेप्लिकेट होके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ रीज़न हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड में 3 प्राइम एंड पे ओवर हैंगिंग रहा, मतलब अनरेप्लिकेटेड रहा, उसको हम ओवर हैंगिंग रीज़न बोल रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल सीक्वेंस थे वो उनका रेप्लिकेशन हो गया। ये टीलोमरेज की वजह से प्रेजेंट हैं ओवर हैंगिंग रीजन, और ये हमेशा इसमें रहेगा जैसे जैसे। तो इसी की वजह से बोला जाता है कि टाइम टू टाइम टीलोमेयर्स की जो शॉर्टनिंग हो रही है, टीलोमेयर शॉर्टनिंग तो हो ही रही है ना, यहाँ पर से सीक्वेंस जाएंगे आगे, धीरे धीरे वो शॉर्टनिंग होती जाएगी। इसी शॉर्टनिंग की वजह से ही जो एजिंग होती है, जो एज हमारी, हम जब बड़े होते जाते हैं, एजिंग की जो वजह है वो ये टीलोमेरिक सीक्वेंस ही है। टीलोमेयर की शॉर्टनिंग होती जाती है, धीरे धीरे टीलोमेयर्स छोटे होते जाते हैं, और जिसकी वजह से एजिंग का कॉन्सेप्ट जो आया वो टीलोमेयर्स की शॉर्टनिंग की वजह से ही आया। ठीक है, तो ये हमारा यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।